वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबह सितारा। जिन लोगों ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया उनको खुश आमदेद कहते हैं। तो नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में ज़रा हम कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर सकें, क्योंकि अक्सर लोगों से मुलाकात होती है, उनका ये कहना है कि जब भी मोटिवेशनल प्रोग्राम्स लोग देखते हैं तो एक नई उनके अंदर ना एक वाइब एक क्रिएट होती है जो कि बहुत दिनों तक रहती है और वो कुछ करने की ठान लेते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि वो वाइब जो है वो ठंडी हो जाती है और हम वो सब भूल जाते हैं जो वादा हमने अपने आप से किया होता है। ज़िंदगी में सबसे मुश्किल काम क्या है नाज़रीन? ज़िंदगी में सबसे मुश्किल काम है कोई भी फैसला करना। अच्छा, जब भी फैसला करने की घड़ी आती है, जहाँ पे डिसीजन मेकिंग की बात आती है, तो हम बहुत सारी कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। हमारी ज़िंदगी भर के किए हुए जो गलत फैसले सम टाइम होते हैं, या जो हमारे खौफ होते हैं, या जो सोसाइटी ने बर्डन बना के बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाई होती हैं, हम सम टाइम उसके प्रेशर में आके सही फैसला नहीं कर पाते, जो कि हमारे फियर्स बनकर हमें फेस कर रहे होते हैं। तो ये फियर्स क्या हैं हमारी ज़िंदगी में और किन किन मौक़ों पे ये हमें नुकसान पहुंचाते हैं? इसको ओवरकम हम किस तरीके से कर सकते हैं? इसको अपनी ताकत कैसे बना सकते हैं? इस पर बात करने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त शानदार पर्सनालिटी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आप इनको हमेशा देखते हैं टेलीविज़न स्क्रीन पर, बड़ी अच्छी, बड़ी ज़बरदस्त पॉजिटिव बात करते हैं। डॉक्टर खालिद जमील साहब हमारे साथ आज के प्रोग्राम में इस मौजू पर बात करने के लिए इन कॉन्वर्सेशन होंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, क्या मौके आते हैं ज़िंदगी में ऐसे जब हम डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे होते, जब हमारे जो खौफ हैं वो हम पर तारी हो जाते हैं? सबसे मोस्ट कॉमन जो कि आपने ऑब्जर्व किया हो, लोगों में देखा हो, कि वो कौन सा खौफ है जो हर इंसान पर हर वक्त तारी रहता है? मैं आपने जो इंट्रो में बात की तो आई थिंक उसके हवाले से मैं पहले बता दूं आपको कि हमारे यहाँ जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किए ना, तो इनमें डायलेमा इज़ अ वर्ड, यू नो, व्हेन वी गेट कंफ्यूज्ड कि हमने ये काम करना है कि ये नहीं करना, ये डिसीजन लेना है कि ये डिसीजन नहीं लेना। अब डायलेमा कब पैदा होता है कि जब आपका दिमाग कुछ और कह रहा हो और दिल आपका कुछ और कह रहा हो। सो व्हेन देयर इज अ क्लैश बिटवीन योर माइंड एंड हार्ट, दैट लीड्स टू डायलेमा। बड़ी छोटी छोटी बातें होती हैं। शादी करनी है, मैं करूं यहाँ पे या ना करूं। मैंने जॉब करनी है, मैं बाहर चला जाऊं कि ये जॉब कर लूं मैंने घर खरीदना है, मैंने प्रॉपर्टी लेनी है। सो ऑल दीज थिंग्स, यू नो, दे इनमें फियर्स भी होती है और प्लेजर भी होती है, एंड अल्टीमेटली इट लीड्स टू अ डायलेमा। अब जब आप डायलेमा में हो तो क्या करना चाहिए? ठीक। तो अब मैं इसका एक बड़ा सिंपल सा आपको फार्मूला बता देता हूँ। और जब आप डायलेमा में हो और आपको समझ में ना आए कि मैंने क्या करना है, तो दो काम हैं जो मैं सजेस्ट करता हूँ। एक काम तो ये है कि आप एक कागज़ लें और उस पे दो खाने बना लें, और एक पे आप उस पे लिखें कि जी अगर मैं ये करूँगा तो ये फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा होगा, ये होगा, ये होगा। 7-8 फ़ायदे वाली चीज़ें लिखें। और दूसरे पे आप लिखें कि ये मुझे इसके नुकसान हो सकते हैं। ठीक। ये लिखने के बाद उस कागज़ को आप फाड़ दें। अच्छा। और फाड़ के उसको फेंक दें। और फिर फेंकने के बाद फौरी तौर पे यू डोंट थिंक अबाउट इट, गेट योरसेल्फ इन्वॉल्व्ड इनटू सम पॉजिटिव एक्टिविटी और प्लेजरेबल एक्टिविटी, लाइक कोई कुकिंग अगर आप कर रहे हैं, कोई गाना सुन लें, म्यूज़िक सुन लें, किसी से बात कर लें, एंड जस्ट डोंट थिंक अबाउट इट। आपको 1 घंटे बाद या 4 घंटे बाद या हो सकता है कुछ देर के बाद एक गट फीलिंग आएगी। दैट गट फीलिंग वुड नेवर बी रॉन्ग। यू मस्ट, अगर गाइडेंस लेनी है तो दैट गट फीलिंग विल गिव यू द राइट पाथ। दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी किसी दोस्त को या किसी सहेली को आप बुलाएं। ठीक। आप उससे डिस्कस करें। ठीक है कि हाँ, मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ कि भाई मैंने कनाडा में एडमिशन लिया है। सही। तो मेरा दिल कह रहा है कि मैं चली जाऊँ, फिर मैं सोचती हूँ अगर मैं वहाँ गई तो मैं रहूँगी कैसे, वगैरह वगैरह, जो भी ऑड्स होंगे। तो वो सुनती रहेगी। अब वो जब आपको मशवरा देने लगेगी ना, तो आप कहने जस्ट होल्ड ऑन, तो आपने उसका मशवरा नहीं सुनना। अच्छा। उसकी बात नहीं सुननी आपने।
और आपने ना उसको कहना है कि अच्छा चलो बाद में बात करेंगे, लेट्स गो एंड डू दिस थिंग, और शॉपिंग पे चलते हैं या कोई और काम, कपड़े खरीदे हैं तो वो दिखाना शुरू कर देंगे, एंड देन जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, एंड देन अगेन मे बी द नेक्स्ट डे, मे बी आफ्टर मेनी आवर्स जो गट फीलिंग आपकी आएगी, दैट्स विल ब्रेक योर डायलेमा। अब मैं 2 जुमलों में सिर्फ ये बता दूं आपको, होता ये है कि आप असल में वो जो आइडिया होता है ना वो थ्रो कर देते हैं अपने सबकॉन्शियस को। आपका जो कॉन्शियस है वो तो ब्रेन है, आपका जो सबकॉन्शियस है उसके अंदर ब्रेन और हार्ट दोनों होते हैं। आपका कॉन्शियस आपको चीट कर सकता है, सबकॉन्शियस कभी नहीं करेगा। तो सबकॉन्शियस आपका फिर ऑटोमेटिकली, ये ब्रेन की आदत है और नेचर है, उसके ज़िम्मे जो काम आप लगा देंगे ना वो आंखें बंद करके ना उसको काम करना शुरू कर देगा और ऑटोमेटिकली हील, और वो आपको आवाज़ में कुछ नहीं कहेगा, गट फीलिंग देगा। सो आई थिंक दैट्स द वे टू गेट आउट ऑफ डायलेमा। डॉक्टर साहब, आप यानी ये बात नहीं समझते कि वो जो एक गट फीलिंग आपने बताया कि वो शुरू से हमारे अंदर नहीं होती, उसको हमें डेवलप करना पड़ता है किसी भी एक्सरसाइज के बाद या किसी भी डिस्कशन के बाद, या जब भी हम कोई फैसला लेने जा रहे होते हैं तो अंदर कहीं हमने कैलकुलेट किया होता है कि नहीं ये काम मुझे करना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं ना मन दिल की मत सुनो, जो अक्सर कहते हैं कि दिमाग की सुनो, क्योंकि दिमाग सही फैसले करवाता है। तो ये गट फीलिंग तो बहुत पहली वाइब हमें मिल जाती है कि नहीं ये काम मुझे इसका नफ़ा होगा या ये करना चाहिए या इसमें, लेकिन दिल कहीं और हमें लेकर जा रहा होता है। बिल्कुल, देखिए ना, ये असल में कंफ्यूजन तो इसी बात की शुरू होती है ना कि दिमाग कह रहा होता है कि ये करें, दिल कह रहा होता है कि ये करें, तो डायलेमा इसी को कहते हैं ना। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि जब आप ये एक्सरसाइज कर लेंगे और आप छोड़ देंगे, अब जो गट फीलिंग आएगी, अब जो भी गट फीलिंग आएगी, दैट विल बी द राइट थिंग फॉर यू। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल मैं बड़ा इस पे स्टडी भी कर रही हूँ, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत सारे देख रही हूँ, जो हमारे मॉडर्न स्कॉलर हैं जो कि बहुत पढ़े लिखे भी हैं, और मैं उनका थोड़ा सा कंपैरिजन भी कर रही हूँ इस्लामिक स्टडी के हवाले से भी, कि इस्लाम में भी, कुरान में भी बहुत जिक्र है। मैंने आपसे पहले भी शो में जिक्र किया था कि अच्छा गुमान करो, ये हमें बार बार कहा गया कि अच्छा बोलो, कोई भी वक्त कबूलियत की हो सकती है, हम दीन के रेफरेंस में से बहुत बार ये सारी चीज़ें निकाल देते हैं। अब मैं साइंटिफिकली भी इसको थोड़ा सा, जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं या अदर साइड जो है उसको भी देख रही हूँ, तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग ये टॉपिक लगता है कि जो पावर ऑफ वर्ड्स है वो कितनी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, कि हम हमारे यहाँ हमेशा मायूसी, नेगेटिविटी, बुरी चीज़ों को बोलते रहते हैं, अच्छी चीज़ों के बारे में बोलते नहीं हैं, अच्छा सोचते नहीं हैं, लेकिन इसमें कितनी ताकत या पावर रखी हुई है इस यूनिवर्स ने, अल्लाह ताला ने। तो मुझे बड़ा ये इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है, मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप इसके ऊपर कुछ शेयर करें। एग्जैक्टली, आई थिंक यू सी, पावर ऑफ वर्ड से पहले पावर ऑफ थॉट्स आता है, बिकॉज ये सारी एनर्जी है, ये एनर्जी के बंडल्स होते हैं। आप देखें, आपकी बॉडी में इतना करंट है कि इस करंट से आप एक 40 वॉट्स का बल्ब जला सकते हैं। अच्छा। इतना करंट है, आप देख लेना, हम रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं तो एकदम करंट लगता है, कभी आपको लगता है, तो ये सारा करंट है, हमारा एनर्जी है। एनर्जी के आप समझ लें कि एनर्जी के ये सारा उसकी एक्सप्रेशन है सारा। अच्छा, अब होता क्या है, हमारी जो थॉट होता है इससे एनर्जी की वाइब्स निकलती हैं और हमारे इर्द गिर्द एक ऑरा बनाती हैं। ठीक। कुछ लोग कहते हैं कि ये ऑरा, या कुछ रिसर्च कहती है कि 1 मीटर से लेके कई मीटर्स तक, ठीक है, इट डिपेंड्स कितना स्ट्रांग है, कितना स्ट्रांग होता है, और ये फैला हुआ होता है। अच्छा, अब जब आप अच्छे ऑरा के लोगों में बैठ रहे होंगे तो ये और ज़्यादा ऑगमेंटेशन हो जाएगी, इसकी बढ़ जाएगा ये। और आप कभी देखिएगा कि जब आप पॉजिटिव बातें करने वाले, मोहब्बत करने वाले, अच्छी बातें करने वाले लोगों से मिलते हैं तो यू फील एनलाइटन, यू फील एनलाइटन, कोई ना कोई वो आपको। अच्छा, यही चीज़ अगर आप नेगेटिव, यानी आपके पॉजिटिव ऑरा के 5 लोगों में एक नेगेटिव आदमी आके किसी की बुराइयां करना शुरू कर दे और आप ही की बुराई कर दे, आप कहे कि देखिए ना, हर आदमी में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं ना, तो वो एक नेगेटिव बुराई अगर आपकी उस वक्त पॉइंट आउट कर ले जो ज़रूरत नहीं थी, यू विल गेट डिप्रेस्ड, वो सारे का सारा ऑरा आपका ख़राब कर देगा। Correct. तो ये जो एनर्जी है ये ब्रेन से एमिट होती है और ये हमारी आंखों से, हमारे एक्सप्रेशन से। अब जो वर्ड्स हैं
वर्ड्स इज बेसिकली कन्वर्शन ऑफ थॉट्स ठीक। इनटू साउंड। अब देख लें, थॉट्स इज एन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कन्वर्टेड इनटू साउंड, साउंड इज अ वाइब्रेशन एक्टिविटी। अच्छा, अब मैं एक बड़ी छोटी सी आपको मिसाल देने लगा हूँ। आप देखिए, हमारे यहाँ अल्लाह माफ़ करे बम ब्लास्ट होता है या गोली चलती है तो कितना बड़ा धमाका होता है। अब उसके अगर पीछे आप देखें तो जो असल में एनर्जी होती है, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो हमारे लफ्ज़ों की होती है। मसलन आपने एक शख्स को गाली दे दी, आपने किया तो कुछ नहीं ना, एक गाली दे दी आपने, वो उसके कानों में एनर्जी ने एक नेगेटिव टर्मोइल पैदा किया, वो जज्बात में आया, उसने बंदूक उठाई और उसने आपकी तरफ इशारा करके गोली चलाई। तो यानी इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि आपकी ब्रेन की एनर्जी एक्चुअली गेट्स कन्वर्टेड इनटू साउंड, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैटर, और ये जितना भी दंगा फसाद होता है ये सारे का सारा यहाँ से हो रहा है। तो दिस इज़ हाउ, यू नो। करेक्ट। तो इसका कितना असर हो सकता है हमारी शख्सियत में, हमारे रोज़मर्रा के काम में, डॉक्टर साहब ने बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ को डिस्कस करना चाहूँगी। हमारे पेरेंट्स भी जैसे कि लेट एज में जा रहे हैं, आई एम कमिंग बैक टू टॉपिक कि हमने फेयर्स की बात की, तो जो ओल्डर पीपल होते हैं हमारे घर में, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, अक्सर हम उनसे बातें सुनते हैं, एक खौफ भी समटाइम कुछ लोगों में हमें दिखाई देता है, ये जो मौत का खौफ है। अब ये भी पढ़ा है हमने कि नहीं, इससे तो डरना नहीं चाहिए, ये तो जहाँ ज़िंदगी है वहाँ पर मौत भी है, लेकिन ये खौफ हमें जवानी में कभी महसूस नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे यू गेट ओल्ड, इंसान को ना कब्र याद आना, ये भी एक खौफ है जो बहुत सारे लोग सीने से लगाए बैठे हैं या उसके बारे में सोचते रहते हैं कि अब क्या होगा, लाइफ आफ्टर डेथ, अब क्या किया, अब तो रिजल्ट की बारी है। तो अक्सर ओल्डर पीपल जो है वो इस खौफ में, मैंने उनको मुब्तला देखा भी है, आई एम श्योर आपने भी ऑब्जर्व किया होगा। एग्जैक्टली, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि कतई तौर पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओल्ड पीपल, यू नो, दे गेट दिस फियर। हमारे यहाँ एक बाकायदा कंडीशन है जिसको पैनिक अटैक्स कहते हैं, और ये होता ही ज़्यादातर यंग लोगों में है, और उनको मौत का खौफ होता है, और फिर जब वो खौफ थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ता है तो उनके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, उनका मुंह खुश्क हो जाता है, फिर उन्हें लगता है कि मुझे कुछ होने वाला है, कई बेहोश भी हो जाते हैं। देन दे आर टेकन टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल वाले जब चेक करते हैं तो सब कुछ ठीक होता है, उनको रीअश्योरेंस मिलती है, फिर वो 2-4-6 हफ्ते ठीक रहते हैं, एंड देन अगेन दैट थॉट कम्स इनटू देयर माइंड, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड, इसको पैनिक अटैक का नाम दिया जाता है, और दिस इज द वर्स्ट फियर, यू नो, ऑफ डेथ। डॉक्टर साहब, ये क्यों हावी होते हैं? इसकी वजह आमतौर पे या तो कोई बैड एक्सपीरियंस होता है, बाज़ औक़ात किसी अपने की मौत का खौफ, यानी आपने किसी को मरते हुए देख लिया, कोई बहुत क्लोज आपका, हत्ता कि इवन टीवी पे आपने कोई ऐसा सीन देख लिया। और ये अगर जो लोग सुन रहे हैं, आई एम श्योर उनमें से बहुत से लोगों ने या एक्सपीरियंस किया होगा या ऐसे लोगों से मिले होंगे, एंड मिजरेबल लाइफ होती है इनकी। और फिर ये क्या करते हैं कि ये इससे आगे चल के इनमें सोशल एंजाइटी आती है, फिर इनको ये खौफ होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि चलते हुए मैं गिर जाऊं। दे स्टॉप गोइंग टू द मॉब्स। कई पेशेंट्स को मैंने देखा कि जो लाहौर छोड़ के ये जो रावी का पुल है क्रॉस नहीं करते, कि मेरा डॉक्टर तो लाहौर में है, अगर मुझे रावी के क्रॉस जाके कुछ हो गया तो हु विल सेव मी। तो ये वो खौफ है जो आई मेट पैनिक अ अटैक। स्कॉलर वंस एंड ही टोल्ड मी कि उनको 20-20 घंटे भी अगर बाय रोड ट्रैवल करना पड़े तो वो ही कैन डू, लेकिन वो हवाई जहाज़ में नहीं जा सकते क्योंकि उनको फोबिया है और खौफ है कि खुदा न खास्ता अगर क्रैश कर गया तो। क्लस्ट्रोफोबिया, एग्रोफोबिया, डिफरेंट टाइप्स हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं बड़ी उम्र के लोगों को। देखिए, बड़ी उम्र के लोगों में हम खुद भी शामिल हैं जी। और जब आप ज़िंदगी गुजार रहे होते हो तो जवानी में और भरपूर जवानी में तो खैर मौत का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। आप तो कब्रों में भी जाते हो तो आपको लगता है कि ये अजीब मखलूक है, यानी हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमने तो कभी यहाँ पे आना ही नहीं है। तो बिकॉज यू नो यू नेवर थिंक अबाउट इट, आप तो अपने गोल्स पूरे कर रहे होते हो ना। तो ज़िंदगी का दस्तूर है कि जब आपके मराहिल से गुजरते हुए अपने गोल पूरे कर रहे होते हो, पहले आप बच्चे थे, बड़े हुए, नौकरी की, बच्चे हुए, उनकी शादियाँ हुई, फिर आपको लग रहा होता है कि अच्छा अब आगे क्या रह गया है। तो यही लगता है कि अब सब जा रहे हैं तो मेरी भी बारी आने वाली है। लेकिन यहाँ पे वो लोग जो खुद को बिजी रखते हैं,
देखिए मौत क्या है? मौत जब किसी को ये यकीन हो जाए ना कि इस दुनिया को मेरी ज़रूरत नहीं और मुझे भी अब इसकी ज़रूरत नहीं रही, तो फिर आपकी बॉडी के सेल्स के जो दरवाजे हैं ना वो बंद होना शुरू हो जाते हैं। और अब तभी मौत के जो लोग हैं उनको देखिएगा, वो कुछ अर्सा पहले खाना पीना कम कर देते हैं, रिस्क कम हो जाता है उनका। फिर इसी तरह देखिएगा कि उनको पछतावे, फिर बाज़ औक़ात हमारे दही इलाकों में इंट्यूशंस भी हो जाती हैं। करेक्ट। वो अपने रिश्तेदारों को बुला के, बच्चों को बुला के, पुरानी बातें याद दिला के माफिया मांगते हैं। ये हमारे जो मॉडर्न जो लोग हैं वहाँ पे कम है, लेकिन जो जितनी सादगी की ज़िंदगी गुजारने वाले लोग हैं उनको सारा बताऊँ। और फिर मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊँ कि एक और जो कल्चर है हमारा, बाज़ औक़ात हम मरीज़ को यकीन दिला दिला के ना कि तुम मरने वाले हो, हम मार देते हैं उसको। यानी उसके वो थोड़ा सा बीमार हुआ तो उसके आसपास खड़े होकर सूरह यासीन पढ़ के तो उसके मुंह पे कह रहे होते हैं कि भाई तेरा आखिरी वक्त है, तो कोई गलती होगी तो माफ़ कर दो, तो फलाना कर दो। आई थिंक वी शुड बी लिटिल रैशनल। मौत अल्लाह ताला ने जिस दिन लिखी है आनी उसी दिन है। तो जितनी दिन अल्लाह ने दिए हैं, मुझे याद है एक मैं किताब पढ़ रहा था तो उसमें एक वाकया, एक गोरा जर्नल था, तो उसकी एज थी 99 ईयर्स। तो ही वॉज रीडिंग अ बुक, तो उसके पास एक जर्नलिस्ट आया, तो उसने कहा कि सर विच बुक आर यू रीडिंग? तो उसने वो उसको दिखाई और उस पर लिखा हुआ था हाउ टू बिगिन अ गुड लाइफ एट एन एज ऑफ 99 ईयर्स। तो अल्लाह ताला ने जितनी लिखी है तो उतनी सांसें हैं। हाँ, और हमें तो खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने हमें इतना मौका दिया। मैं बड़े उम्र के लोगों की बात कर रहा हूँ कि इतनी ज़िंदगी गुजार ली, और अब तो जाके अब अच्छा किया बुरा किया वो तो एक अलग बात है, वो तो माफ़ करने वाला है। तो खुशी खुशी तैयारी पकड़े और डिप्रेस ना हो ना या हो। उसको अपनी नर्व्स पर हावी सिर्फ ना मैंने करें। देखा है उन माँ बाप को परेशानी लाहक होती है जिनको लगता है कि उनके बच्चे सेटल नहीं हैं, ख़ास तौर पे बेटियां अगर सेटल ना हों। लेकिन मैं उनको भी ये कहता हूँ कि हमारी जो लोग हैं, हमारी औकात क्या है? तो अल्लाह ने ही तो सब कुछ करना होता है। अल्लाह ने जिसको पैदा किया, जवान किया, अल्लाह ही उसको सेटल भी करेगा। बेशक, हम बेशक। सिर्फ इस बात पे यकीन होना बिल्कुल चाहिए। यकीन होना चाहिए। हम दुआएं कर सकते हैं और खुशी से जब बुलावा आए तो हंसते खेलते चले जाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मसला जिसकी तरफ अब मैं हाईलाइट करना चाह रही हूँ, आप इसको बहुत बेहतर से बता सकते हैं कि ये ख़वातीन में है या मर्दों में ज़्यादा है। शहरों में मुझे ऐसा लगता है कि शायद शहरों में ज़्यादा है, लेकिन चूँकि सोशल मीडिया की रसाई अब दूर दराज गाँव में भी हो चुकी है। मेरा तो वहाँ पे कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, लेकिन शायद वहाँ पर भी अभी दौड़ शुरू हो गई हो। ये जो फियर ऑफ बीइंग जज है कि हमें कोई शख्स मुसलसल बैठा जज कर रहा है कि इसके पास कितना बंगला है, कौन सी गाड़ी है, इसने लिबास कितना महंगा पहना। ख़वातीन मैंने इसका बहुत शिकार देखी है। समटाइम हम लोग भी शायद चाहते हुए ना चाहते हुए इसका शिकार हो जाते हैं। ये कैसी रेस लग गई है? ये कैसा एक खौफ आ गया है हम में कि हम हर वक्त एक इतनी अच्छी पिक्चर पोर्ट्रे करना चाहते हैं। मुझे नहीं याद पड़ता कि मेरे बचपन में कभी मेरे पेरेंट्स उस दौड़ में लगे हों या कभी हम कज़न्स में किसी किस्म का कोई मुकाबला हो। अब तो ऐसे है कि जैसे एक भागम दौड़ और एक हलचल मची हुई है, दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है। तो ये खौफ ही है ना कि अच्छी सोसाइटी में घर हो, बड़ा हो, बच्चे उस स्कूल में जाएं। तो इस दौर से, इस खौफ से हमें छुटकारा मिल सकता है, सुकून मिल सकता है? देखिए, एक तो मैं आपको ये बात कहूँगा कि ये खौफ हम समझ रहे हैं कि आजकल ज़्यादा हो गया, किसी हद तक बात ठीक है, लेकिन ये शुरू से था। अच्छा। ये जब से इंसान वजूद में आया तब से ये था, ये दौड़ लगी हुई है। ठीक। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि 3-4 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि हमें कंपैरिजन अपने आप से करना चाहिए, लोगों से नहीं करना चाहिए। मुझे ये कंपैरिजन करना चाहिए कि जो कल मेरा गुजरा था या 1 साल पहले मैं जिस मकाम पे था, आया मैं उससे बेहतर हुआ कि नहीं हुआ। अगर कल मेरे पास मोटरसाइकिल थी तो आज मेरे पास गाड़ी है, अगर आज मेरे पास गाड़ी है तो क्या मेरे पास 1 साल बाद बेहतर गाड़ी। हमें मुकाबला खुद से करना चाहिए, क्योंकि लोगों से, कितने लोगों से करेंगे आप? हमारे यहाँ जो गलत चीज़ होती है ना, वो लोगों से भी मुकाबला नहीं करते, वो रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से और अपनों से करते हैं।
उनके अपने वसाइल हैं, उनका अपना स्टाइल है। आप किसी को देख के कि उसका माथा सुर्ख है तो ईंट मार के अपना माथा क्यों सुर्ख करेंगे? हमारे यहाँ तो ये जुमला शायद अच्छा ना लगे कहते हुए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम अपने बच्चों के पास होने पे इतने खुश नहीं होते जितने रिश्तेदारों के बच्चों के फेल होने पे हो जाते हैं। अल्लाह माफ़ करे, यहाँ तक भी कैफियत होती है। तो इसलिए दो बातें याद रखें, एक होती है हसद, यानी आप हसद का मतलब होता है कि वो क्यों आगे निकल गया, और एक लफ्ज़ होता है रश्क। हाँ। हसद में आप कहते हैं वो क्यों आगे निकल गया, रश्क में आप कहते हैं अच्छा नहीं कहा, हाँ कि नहीं मैं भी इस जैसा बनूंगा और मैं भी आगे निकल जाऊंगा। ये आपको डिफरेंस आ जाए समझ, तो फिर मसली खत्म हो जाता है। और दुनिया में मेरे ख्याल से पेरेंट्स ही वाहिद वो हस्ती होते हैं कि जो कि अपनी औलाद को हमेशा आगे बढ़ता है वो अपने आप से देखना चाहते हैं, और इसके अलावा कोई दुनिया की ऐसी हस्ती नहीं है। और भी, लेकिन माँ बाप से ज़्यादा कोई नहीं जा सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो लोग बैड रिलेशनशिप्स जिन्होंने देखे होते हैं अपनी अर्ली लाइफ में, क्योंकि अब तो बहुत ही मॉडर्न दौर हो चुका है और बहुत ही ज़माना तब्दील हो चुका है, और जिनका बैड एक्सपीरियंस रहा होता है, ऐसे लोगों को उनके जो शादी के बाद जो आप समझते हैं कि मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे खौफ होते हैं, बहुत सारे फेयर होते हैं, जिनका पास जो है, या अगर किसी की पहली शादी है वो ख़राब रही हो और सेकंड मैरिज हुई हो, तो अक्सर वही गलतियां दोहराते हुए हम देख रहे होते हैं कि उसे कुछ सीख नहीं मिली। आपका इस बारे में क्या एक्सपीरियंस है, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने तो ये देखा है कि जो शख्स जिबलतन अच्छा या बुरा है, वो चाहे एक शादी करे या दो करे, अच्छा या बुरा ही रहेगा जिबलतन। लेकिन बहुत से लोग सीखते भी हैं और सीखना चाहिए। लेकिन बचपन में जिन हालात से आप गुजरे, मिसाल के तौर पे अगर आपके घर में मियाँ यानी अम्मी अब्बा की लड़ाई होती रही हो और आपने माँ को पिटते हुए देखा हो और गाली गलोच देखा हो, पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। इसी आपके जो आपका ब्रेन है, ये सारे वाक़यात को, सारे इंसिडेंट्स होते हैं, जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं, इनको सेव करता रहता है ना। और फिर लाशऊरी तौर पे ये आपके इखलाक में, आपके बिहेवियर में इनकी झलक नज़र आती है। तभी तो आप कहते हो ना कि किसी का, हम जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, जेनेटिक या खून अच्छा है, ये तरबियत अच्छी है। तो इसलिए मैं तो जो आने वाली नस्लें हैं, जो हो चुका वो तो हो चुका, मैं तो आने वाली नस्लों को कहता हूँ कि मियाँ बीवी को अपने बच्चों के सामने कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। और मियाँ बीवी में भी मैं कोई पार्शल नहीं हो रहा, ये याद रखना चाहिए कि लड़ाई करने के बाद जब आपने दोबारा एक छत के नीचे रहना ही है, तो फिर लड़ने की क्या ज़रूरत है। लड़ाई तो आप खुदा न खास्ता उस दिन करना और दबा के कर लेना जिस दिन आपने छोड़ देना हो, और अल्लाह करे ऐसा कभी ना हो किसी के साथ, जब आपने डिसीजन ले लिया। लेकिन जब बच्चा, हम कहते हैं ना कि ये शख्स कितना टॉक्सिक है, तो टॉक्सिक बनने के पीछे उसके पास के क्या इंसिडेंट रहे होते हैं, ये हम भूल जाते हैं। बिल्कुल, ये अचानक से एक दिन तो नहीं हो गया, नहीं, वो सारा वो उनको कैरी कर रहा होता है, वो लेके आ रहा होता है। आप अच्छा, फिर आप साइकोपैथ देख लें, आधे से ज़्यादा जो साइकोपैथ होते हैं, मतलब वो कोई यूं तो नहीं बन जाते ना, उनको बचपन में टॉर्चर किया हुआ होता है, उनसे खिलौने छीने हुए होते हैं, उनके अंदर एहसास महरूमी पैदा किया हुआ होता है। तो आई थिंक जो अच्छे महज़ब सोसाइटीज़ होती हैं उनके अंदर ये चीज़ें कम होती हैं, और जो गैर महज़ब सोसाइटीज़ हैं, गैर महज़ब घराने हैं, उनके अंदर ही ज़्यादा होता है। डॉक्टर साहब, एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमारी सराउंडिंग्स में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इसका आपने कुछ हिस्सा यूँ भी शेयर किया कि लोग हसद करते हैं, रश करने वाला तो कोई कोई होता है, लेकिन हमारी सराउंडिंग्स में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं, ख़ास वो हमारे प्रोफेशनल लाइफ में हो, आपके ऑफिस में आपका बॉस हो, आपका कॉलीग हो, या आपकी फैमिली में हो कोई ऐसा शख्स जो कि आपको सेल्फ डाउट में डालने की मुसलसल कोशिश करता है, तुम ये नहीं कर पाओगे या तुमसे ये नहीं हो पाएगा, या इसकी बहुत अदर एग्जाम्पल हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखे रिसेंट टाइम्स में कि सेल्फ डाउट का शिकार है। इसको बेहतर कैसे किया जा सकता जब हमें खुद पर ही यकीन ना रहे? आई थिंक एक तो इसका तरीका ये है कि मैं जनरली मैं समझता हूँ कि एक तो वो लोग होते हैं जिनको अवॉइड किया जा सकता है, वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, जो आप पे खामखा की तनकीद करके आपको लो डाउन करते हैं। स्टॉप मीटिंग देम। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हर एक से मिलना बहुत ज़रूरी होता है, तो कम से कम कुछ लोग तो आप कट डाउन कर दोगे ना।
फिर कुछ एसेंशियल्स हैं जिनको आप नहीं कट डाउन कर सकते, वो आपके अगर पार्टनर है वो पार्टनर हो गया या आपका बॉस हो गया, तो उसका फिर बेहतरीन तरीका है कि उसको लिफ्ट ही ना कराएं, इग्नोर ही ना करें। यू शुड बी सेल्फ। आपका जो अपना कॉम्प्लेक्स है ना, दे पुट यू इनटू अ कॉम्प्लेक्स, यू डोंट बिलीव देम। आप उनको भी यानी इग्नोर करके छोड़ तो नहीं सकते ना। डॉक्टर साहब, जो इम्पल्सिव पर्सनालिटीज़ होती हैं, कुछ लोग या हर बात पे बहुत रिएक्टिव कुछ लोग होते हैं, मैं चाहूँगी कि कोई थेरेपी, कोई मॉड, कोई मेडिटेशन ऐसी क्या जिससे कि हम थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन कर सके, काम रह सके। देखिए, जो बहुत इम्पल्सिव होते हैं ना, और जो नार्सिसिस्ट किस्म के लोग होते हैं ख़ास तौर पे, जो समझते हैं कि मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत हूँ, मैं दुनिया से सबसे अक्लमंद हूँ, सबको मेरी इताअत करनी चाहिए, जो मैंने कह दिया वो ठीक है, ये लोग मिजरेबल होते हैं अंदर से। और इनको तकलीफ़ का तो मैं लफ्ज़ नहीं पहुँचाना इस्तेमाल करना चाह रहा, लेकिन इनको डील करने का जो एक ही फार्मूला है ना, जस्ट इग्नोर देम। वो तो तड़पना शुरू हो जाती हैं, तड़पना शुरू हो जाते हैं, तड़पते हैं वो। सबसे अच्छा वो है। आप उनको इग्नोर करें, लिफ्ट ना कराएं, उसकी बात ना सुने, वो समझ रहा होगा कि जो मैं जहानत की बात करने लगा हूँ, तो आप उस पर हंसना शुरू कर दो, आपको कम ऑन। तो दिस इज हाउ टू डील विद देम। अच्छा, बाकी कुछ लोग होते हैं जो आपको ना जानबूझ के, वो उनके अंदर एक हसद होती है कि आप तरक्की क्यों कर रहे हैं, तो वो बात यूं शुरू करेंगे कि नहीं आप तो बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हो, या आप बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हो, वो तो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन ये 2-4 जो तुम्हारी कमी है ना, उनको तुम ठीक कर लो, है कि नहीं? बिल्कुल। अच्छा, वो 3-4 कमियां आपके अंदर नहीं होती, वो उनके अंदर होती हैं, और आपको वो लेट डाउन करना चाह रहे हैं। देखिए, आपको सिंसियर एडवाइस जो है ना, या आपकी माँ दे सकती है, बिल्कुल, बाप दे सकता है, बहुत अच्छी सहेली, या आपका मेंटोर। इसके अलावा कोई आपको क्रिटिसाइज करे, लेट हिम गो टू हेल, डोंट केयर अबाउट हिम, मेक योर ओन माइंड। इसी तरह मैं कहता हूँ कि आप ना कमेंट्स ना पढ़ा करें। बाज़ औक़ात बहुत टॉक्सिक कमेंट्स आपको, मेरे बहुत से लोग हैं जिनको मैं बताना चाह रहा हूँ, मीडिया के भी, वो बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, और 3 गलत कमेंट्स आ गए तो उन्होंने कहा ये क्या, और लानत भेजो, मैं करता ही नहीं हूँ, मैं ये करूँगी नहीं। सो देयर इज नो नीड। आपको ओपिनियन किसी का उस वक्त चाहिए होता है जब आपको ज़रूरत हो उसकी। आप देखें ना, हम घरों में बैठ के वज़ीर आज़म से लेके तो सदर अमेरिका तक क्या क्या नहीं हम गाली गलौज कर रहे होते, तो एवरीबडी इज़ फ्री। तो डोंट लिसन टू पीपल हु अननेसेसरीली क्रिटिसाइज यू, एंड यू शुड ऑल्सो इग्नोर पीपल जो अपने आप को समझते हैं, तो यू कैन लिव अ कंफर्टेबल लाइफ। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया इन प्रोग्राम। और दूसरों को सही करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हम खुद से अपने आप का, अपनी शख्सियत का भी जायज़ा लें। कुछ चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, हम खुद को समझा कर, खुद को संभाल कर कैसे उन सिचुएशंस को डील कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है समझना। नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।